हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज 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 अपन चालू करने वाले अपना चैप्टर नंबर 4। सर ये तो 8 हो गया। चैप्टर नंबर 4 दैट इज इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि अपना नेक्स्ट चैप्टर इंड एस 16 होने वाला है। इट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। अब सारे के सारे इंडेक्स मेजरली तुम्हारे प्रैक्टिकल इंडेक्स होंगे। तो बिल्कुल भी कोई भी लेक्चर को स्किप मत करना, कोई भी लेक्चर को फास्ट फॉरवर्ड में मत देखना, क्योंकि हर एक चीजों को बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि तुम अपने क्वेश्चन धड़ाधड़ 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 कर सको। उसके अलावा सर हम क्वेश्चंस में मॉड्यूल के, पीवाईक्यूज के, वर्कबुक के, और जहाँ पे मेरे को जरूरत पड़ी वहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, तो क्वेश्चंस में भी कोई कमी नहीं रहेगी। उसके अलावा नोट्स, ये जो नोट्स तुम्हें जो दिख रहे हैं उसकी लिंक मैं नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें तुम्हें गूगल ड्राइव लिंक दे दूंगा, और वहां से तुम ये नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के आराम से इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है। और आज जो अपना चैप्टर है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज एग्जाम में आता ही रहता है कंटिन्यूअसली। तो इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंटली ट्रीट करना। ठीक है। लास्ट अपन ने जो अभी तक 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स, शेड्यूल 3 और इंडेक्स 8, वो 3 चैप्टर मेजरली तुम्हारे थ्योरेटिकल चैप्टर थे, बट दिस चैप्टर इज मोस्ट 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 प्रैक्टिकल चैप्टर, और आगे के सारे चैप्टर लगभग प्रैक्टिकल ही होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपना इंडेक्स 16 with 3 2 3 2 और 1। सर ये पीपी क्या होता है सर? व्हाट इज दिस पीपीई? पीपी का फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर ये क्या है? तुम्हारा एसेट है, ये तुम्हारा एसेट बेस्ड इंडेक्स है। हाँ सर बिल्कुल। और तुम्हारे ये कवर्ड होता है नॉन करंट एसेट में। बिल्कुल सर, ये भी हमें पता है कि सर पीपी क्या होता है, हमारे नहीं करके हमने जो पहले पढ़ते थे इसे फिक्स एसेट्स बोलते थे। तो फिक्स एसेट्स इज नथिंग बट योर पीपी, बट पीपी कवर्स ब्रॉड एरिया, ब्रॉडन है थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इंडेक्स अपन ने पढ़ाई, अपन ने स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इंडेक्स कवर्स ब्रॉडन एज कंपैरिजन टू एएस। ठीक है। तो ये हमारा सर पीपी हो गया। एक सेकंड। हाँ, तो तुम्हारा पीपी पीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो सर ये पीपी होती क्या है सर? तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि सर पीपी क्या होती है। व्हाट इज पीपीई? पीपी क्या होती है? तुम्हारे बिजनेस के टैंजिबल आइटम्स। सर ये टैंजिबल आइटम्स मतलब, अरे यार कैसे लोग हो तुम, 11 12 में अपन ने पढ़ा है टैंजिबल मतलब क्या होता है, जैसे छू सकते हो, तुम देख सकते हो, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं टैंजिबल आइटम्स। हाँ सर बिल्कुल बोलते हैं। जो यूज हो रहे हैं तुम्हारे, यूज यूज इन बिजनेस। ओके सर, ये भी समझ गए कि टैंजिबल आइटम्स है और हमारे बिजनेस में यूज हो रहे हैं। और इसका जो, इससे जो तुम्हें बेनिफिट्स मिलेंगे, जो बेनिफिट्स होंगे इस चीज से, तुम्हें जो बेनिफिट्स होंगे वो मोर देन बेनिफिट्स रिसीव फॉर मोर देन 1 पीरियड, नथिंग बट तुम्हारे को इससे जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो 1 साल से ज्यादा मिलने वाले हैं। ओके सर, तो पीपी मतलब क्या सर? टैंजिबल आइटम्स हो गए जो हमारे बिजनेस में यूज हो रहे हैं। सर बिजनेस में किस तरीके से यूज हो रहे हैं वो तो बताओ। बिल्कुल, सबसे पहले अपन यही जानते हैं कि बिजनेस में किस तरीके से यूज हो रहे हैं। सर बिजनेस में किस तरीके से यूज हो रहे हैं, सबसे पहले या तो तुम्हारे प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, या सप्लाई ऑफ सर्विसेज, या फिर फॉर रेंटल टू अदर्स, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सर समझाओगे सर ये क्या चीज है? सर बिल्कुल। अगर ऐसे आइटम्स, ऐसे चीजें जो तुम्हारे बिजनेस के प्रोडक्शन में मदद करे, फॉर एग्जांपल एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, स्टील के प्रोडक्ट्स बनाता हूँ। तो स्टील के प्रोडक्ट्स में हाथों से तो बताता नहीं होगा सर, इसमें आप पक्का कोई मशीन यूज करते होगे, आपका पूरा एक प्लांट होगा सर जिसमें आपकी पूरी मशीनें रन होती होगी। तो ये जो मशीन है वो क्या कर रही है? मेरे बिजनेस के प्रोडक्ट को बनाने में मदद कर रही है। तो दिस मशीन विल बी क्वालिफाई एज माई पीपीई। ओके सर समझ गए। जैसे सर्विसेज की बात करें, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे ए आर वन सी एम ए इंस्टीट्यूट क्या कर रही है? तुम्हें कोचिंग सर्विसेज दे रही है।
इस कोचिंग सर्विसेज को देने के लिए मैं अभी क्या-क्या ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ? सर ये माइक यूज़ कर रहे हो आप, मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ अपना, ठीक है? जिसके ऊपर अभी ये सारी चीज़ें लिखी जा रही है। उसके अलावा मैं अपना टैब यूज़ कर रहा हूँ। ये तुम्हारा पेन हो गया, वो पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं। उसके अलावा मैं सर कैमरा यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारे जो भी आइटम्स है, ये सर क्या टेंजिबल है? बिल्कुल सर टेंजिबल आइटम्स है। ये सारी चीज़ें मेरी क्या कर रहे हैं? बिज़नेस की सर्विसेज़, कोचिंग सर्विसेज़, टीचिंग सर्विसेज़ को देने में मदद कर रहे हैं। तो दिस आर विल आल्सो क्वालिफाई एज़ माय पीपी एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज़ अ यूज़ इन बिज़नेस। उसके अलावा सपोज़ करो मेरा बिज़नेस है होटल सर्विसेज़ का, तो मेरे पास बहुत सारी ऐसे 10-12 बिल्डिंग है। तो ये बिल्डिंगें मेरे को किस चीज़ में मदद कर रही है? सर रेंटल सर्विसेज़ देने के लिए। होटल सर्विसेज़ क्या हो गई? रेंटल सर्विसेज़ सर्विसेज़ तो होती है, जहाँ पे मैं रूम्स रेंट पे देता हूँ, आर्ली बेसिस पे, डे बेसिस पे मैं रेंट पे देता हूँ। तो ये सारे मेरे क्या हो गए सर? होटल सर्विसेज़ हो गए, तो ये भी सर मेरे बिज़नेस में यूज़ हो रही है। बिज़नेस की मेन एक एक्टिविटी में यूज़ हो रही है। उसके अलावा सर एडमिन, ये सर एडमिन पर्पस क्या हो गया सर? एडमिन पर्पस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आज एक बिल्डिंग है, मेरी AR1CA में इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट बन गई, ठीक है सपोज करो, और मेरी खुद की एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में मेरे क्या हो रहे हैं, सारे के सारे जो एम्प्लॉइज है वो बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, डेस्क पे काम कर रहे हैं। तो वो सारे जैसे लैपटॉप भी यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो उस लैपटॉप का यूज करके मेरी मदद करे ताकि मेरे बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी प्रॉपर चल सके, मेरे बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ प्रॉपर चल सके, मेरे एम्प्लॉइज़ बैठ के वहाँ पे काम कर सके। तो ये क्या कर रही है मेरे को मेरे एडमिनिस्ट्रेशन बिज़नेस को चलाने में मदद कर रही है। तो ये सारी चीज़ों का मतलब हो गया यूज़ इन बिज़नेस का। सर बट ये कब माना जाएगा कि वो एक पीपी क्वालीफाई करेगी, तो ये दूसरी कंडीशन सैटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि है तुम्हें इससे जो बेनिफिट्स होंगे वो मिलेंगे फॉर मोर देन 1 पीरियड मतलब बेसिकली 1 ईयर। तो तुम्हें इससे जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो 1 साल से ज्यादा मिलने वाले हैं अपने बिजनेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल तुम एक इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो अपने बिजनेस के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पे करते हो, तुम्हारे बिजनेस में लाइट चल रही है, तुम्हारे बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, तो कुछ बिजली का खर्चा आएगा और तुम वो बिजली का खर्चा पे करोगे। तो वो क्या बिजली का खर्चा तुम्हारे लिए एसेट हो जाएगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होगा सर, ये तो हमारा एक्सपेंस है सर। ये तो रिकरिंग नेचर का है सर, ये तो हर साल होता रहेगा बिल्कुल। इससे नो डाउट हमारे बिजनेस में यूज हो रही है, हमारे बिजनेस में मदद तो कर रहा है ये चीज। इलेक्ट्रिसिटी इज हेल्पिंग इन माय बिजनेस, नो डाउट इट, एनीवे इट इज हेल्पिंग मी। बट इसका जो खर्चा है, इसकी जो नेचर है वो मेरे क्या है, रिकरिंग नेचर है, कंटिन्यूसली मेरे बिजनेस में इनकम होती रहेगी। वही अगर मैं दूसरी बात बोलूँ, जैसे मैंने अपने बिज़नेस के अंदर लैपटॉप लिया, जैसे अभी ये मैं कोचिंग सर्विसेज़ पढ़ाने के लिए मैंने लैपटॉप परचेज़ किया। ये लैपटॉप सपोज़ करो मेरा 1 लाख का आया। तो मुझे बताओ ये जो लैपटॉप है और जो कोचिंग सर्विसेज़ है, वो क्या मेरे इस लैपटॉप से मैं 1 ही साल दे पाऊँगा? नहीं सर, हम तो मानते हैं बिज़नेस हमेशा गोइंग कंसर्न में चलता है। तो आपने ये लैपटॉप खरीदा है तो ऐसा थोड़ी ना कि सर 1 ही साल आप पढ़ा के भाग जाओगे। आप तो कंटिन्यूअसली पढ़ाओगे इस लैपटॉप की मदद से जब तक इसकी लाइफ़ है। सपोज़ करते हैं इसकी लाइफ़ 4 साल है। तो सर आप इसकी मदद से 4 साल टीचिंग सर्विसेज दे पाओगे। तो ये 1 लाख का खर्चा तो किसी 1 ईयर का हुआ ही नहीं सर, ये 1 लाख का खर्चा टेक्निकली तो 4 साल में चले जाना चाहिए। मतलब हर साल 25,000 मेरा खर्चा होना चाहिए। किसी को तुम दूसरी भाषा में आज तक डेप्रिसिएशन बोलते हो और यही इसे बोला जाता है। तो सर कुछ चीजें होती है अपनी एक्सपेंडिचर और कुछ चीजें होती है अपनी एक्सपेंस। जो तुमने इलेक्ट्रिसिटी पे की है वो तुम्हारे लिए बिजनेस में क्या एक्सपेंस, नो डाउट इट इज हेल्पिंग इन योर बिजनेस, बट इट्स बेनिफिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी गेट फ्रॉम मोर देन 1 ईयर। तुम्हें जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा तुमने पे किया उसका तुम्हें उसी साल बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें नेक्स्ट ईयर फिर से पे करना पड़ेगा। बट लैपटॉप मेरी एक ऐसी चीज है जिसका मेरे को बेनिफिट फॉर 4 ईयर्स मिलने वाला है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि तुम्हें पता हो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। दोस विच आर योर एक्सपेंडिचर समथिंग विच गिव यू बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो वही तुम्हारे क्वालिफाई होंगे फॉर एज अ पीपीई। ओके सर, तो मतलब ये 25,000 जो मैं हर साल फिर अपने पीएनएल में डालूंगा एज अ डेप्रिसिएशन, वो मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस। बट ये जो 1 लाख का ये जो चीज है जो मैं अपने बिजनेस में लेकर आया, वो मेरे लिए सबसे पहला क्या होगा, अपना एक्सपेंडिचर। तो पीपी क्या बोलता है, पीपी मतलब क्या हो गया, टैंजिबल आइटम्स होने चाहिए सर, बिल्कुल। वो तुम्हारे बिजनेस में यूज होने चाहिए। बिजनेस में यूज होने के 4 तरीके सर, या तो प्रोडक्शन में यूज हो जाए, या तो सर वो सर्विसेज सप्लाई करने में यूज हो जाए। जैसे सर आप लैपटॉप को यूज कर रहे हो, पेन टैप को यूज कर रहे हो, आप कैमरा, ये
पेन को यूज कर रहे हो इन सारी तरीके से। या तो मेरा बिजनेस अगर रेंटल सर्विसेज देने का, होटल सर्विसेज देने का है, तो वो रेंटल टू अदर्स में यूज हो जाए। या तो मेरे बिजनेस को चलाने के लिए एडमिन पर्पस के लिए यूज हो जाए। और इन सब का फायदा मुझे मोर देन 1 ईयर के लिए अगर मिल रहा है, तो दिस ऑल आर कंसिडर्ड एज माई पीपीई। तो पीपीई की डेफिनेशन में सबसे पहला पॉइंट यही होता है, पीपीई रेफर्स टू टैंजिबल आइटम्स दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सर कौन से क्राइटेरिया? या तो प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, या तो सप्लाई में यूज हो रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, या तो फिर मेरे रेंटल्स में यूज हो रहे हैं, या तो मेरे एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। और इससे जो यूज है इसका, वो क्या है? मेरा मोर देन 1 पीरियड है। इसका जो यूज है, इसका जो फायदा है, मुझे मोर देन 1 पीरियड में मिलेगा। इसका जो खर्चा है, वो खर्चे का फायदा, वो खर्चे की चीज में जो मोर देन 1 पीरियड के लिए यूज होगी, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगी सर? पीपी। जैसे मेरा लैपटॉप का एग्जांपल दिया, वो मेरा लैपटॉप मैं 1 साल में थोड़ा ना यूज करके खत्म कर दूंगा। नहीं सर, वो उसे तो आप 4 साल यूज करोगे एटलीस्ट, क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ 4 साल है। ठीक है, तो पीपी में सबसे पहले ये चीज आती है। दूसरी चीज आती है तुम्हारी बैरर प्लांट। सर ये बैरर प्लांट क्या होता है सर? बैरर प्लांट को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक टर्म बताता हूँ जो कि है बायोलॉजिकल एसेट्स। बायोलॉजिकल एसेट के नाम से ही पता चल रहा है सर कि ये लिविंग एसेट्स है। ठीक है, लिविंग एसेट लाइक अस, वी आर ऑल्सो लिविंग। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एसेट ये सर कौन से इंडेक्स में कवर है? ये इंडेक्स बायोलॉजिकल एसेट्स के बारे में तुम्हारा इंडेक्स 41 में कवर्ड है, एग्रीकल्चर। इसमें इधर कवर नहीं है, बट उसमें से बाइफिकेशन समझो। सबसे पहले बायोलॉजिकल एसेट दो पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले एक तो लिविंग प्लांट्स और तुम्हारे एनिमल्स। लिविंग प्लांट्स के अंदर दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक होता है बैरर प्लांट, एक होता है तुम्हारा नॉन बैरर प्लांट। तो ये जो नॉन बैरर प्लांट है और ये जो एनिमल्स है, इन दोनों का जो डिस्कशन है वो तुम्हारा इंडेस इंडेस 41 में कवर्ड है। किसमें कवर्ड है सर? इंडेस 41 में। बट तुम्हारा ये जो बैरर प्लांट है, उसका जो डिस्कशन है वो किसमें कवर्ड है? इंडेस इंडेस 16 के अंदर। क्या बोलता है बैरर प्लांट? क्या होता है सर? बैरर प्लांट मतलब ऐसा प्लांट जो तुम्हें प्रोड्यूस करके देगा बैर, कुछ ना कुछ वो बैर करता होगा, प्रोड्यूस करके देगा कोई भी तरीके का फ्रूट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आम का सीजन चल रहा है, तो आम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक ट्री है ये, मैंगो ट्री। सर क्या घटिया ट्री बनाया है आपने। अब जैसा है वैसा है, इसके ऊपर ये सारे ऐसे ऐसे बूंदी जैसे आम लगे हुए हैं। तो ये जो एक फार्मर है, सपोज करो, फार्मर फार्मर के लिए जो ट्री है इज नथिंग बट अ मशीनरी, जो उसे क्या करके देगी? फ्रूट्स प्रोड्यूस करके देगी, मैंगोज प्रोड्यूस करके देगी, जिसे वो आगे जाके सेल करके बेनिफिट्स अर्न कर पाएगा, रेवेन्यू अर्न कर पाएगा। तो उस फार्मर के लिए ट्री क्या होगा? एक तरीके से बैरर प्लांट हो गया। क्या हो गया? बैरर प्लांट मतलब एक तरीके से मशीनरी होगी, पीपी हो गया। क्योंकि अपन ने पीपी में क्या पढ़ा है? पीपी समथिंग विच विल गिव हेल्प यू इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो सर ये तो मेरे को मदद कर रही है ना, मेरे जो प्रोडक्ट है, जो मेरा मैंगो है, उसको प्रोड्यूस करने में मदद कर रही है। तो ये चीज मेरे किस में कवर्ड हो जाएगी? पीपी में। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो ट्री है, मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री का जो फ्रूट्स है, तुम्हें मैंगो ट्री के जो फ्रूट्स है मैंगोज, तो क्या तुम्हें सर एक ही साल तक मिलेंगे? क्या एक साल बाद में तुम्हें फ्रूट देना बंद कर देगा? हो भी सकता है ऐसा, कि जरूरी नहीं है कि क्या पता जमीन खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो उस वजह से। बट अगर अपन जनरली देखा जाए तो जो ट्री है वो तुम्हें एक साल तो फ्रूट देगा नहीं, वो काफी सालों तक तुम्हें फ्रूट देगा। तो ये क्या मोर देन 1 पीरियड के लिए तुम्हें यूज होने में मदद करेगा? हाँ सर, बिल्कुल मदद करेगा। तो ऐसे प्लांट्स जो कुछ बेयर करते हैं, मतलब उनके ऊपर कुछ ना कुछ फ्रूट्स होते हैं, जैसे तुम्हारा कोकोनट ट्री हो गया, उसके ऊपर कोकोनट्स होते हैं, तो वो भी यूज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तुम एग्जांपल ले सकते हो। तो अब मैं इधर वो क्या बोलते हैं, तुम्हें ऐसे खेती बाड़ी का टीचर तो हूँ नहीं जो मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि कौन सा प्लांट पे क्या उगता है, क्या उगता है। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है ना भाई, कि जिस प्लांट पे कुछ उग रहा है, जिस फॉर एग्जाम्पल मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्रीज पे मैंगोज उग रहे हैं जो हमें मदद करेंगे, उसे बेच के हम पैसा कमाएंगे। तो ये जो ट्रीज हो गए, ट्रीज वो मेरे लिए क्या हो गए? बैरल प्लांट्स। और बैरल प्लांट्स मेरे लिए क्या बन जाएगा? वो पीपीई। क्योंकि इससे जो मेरे को फायदा है, इससे जो मेरा यूज है, वो मोर देन 1 पीरियड लेने वाला है।
भले ही मैं इसे शायद आगे जाके ये मेरे को फ्रूट्स ना दे, ठीक है, और इस ट्री को मैं कट करके स्क्रैप सेल कर दूं, फायरवुड की तरह यूज कर लूं, ठीक है, आग आग जलाने के लिए यूज कर लूं, किसी भी तरीके के लिए यूज कर लूं मैं उसे, ठीक है, बट स्टिल इट विल हेल्प मी, ये होगा, कट हो जाएंगे, आगे फ्रूट्स नहीं देंगे, इस वजह से मैं इसको पीपीई से पीपीई में क्लासिफाई होने से नहीं रोक सकता, ऐसा इंडेक्स 16 बोलता है। तो इंडेक्स 16 क्या बोलता है, अगर एक प्लांट है और वो उससे कुछ बेयर करता है और वो तुम्हें प्रोड्यूस करके देता है कुछ, और वो तुम्हें मोर देन वन पीरियड के लिए मदद करेगा, और अगर सर लेस देन वन पीरियड है तो वो आया ही नहीं, अगर अपन ने क्या पढ़ा, ऐसी चीजें जो लेस देन वन पीरियड में है तो इट विल बी नॉट क्लासिफाइड एज अ पीपी। तो सर आपका बैरर प्लांट है, कुछ बेयर करता है, और वो जो प्रोड्यूस करेगा वो मोर देन वन पीरियड में करेगा, और वो प्रोड्यूस आपको मदद करेगा सेल करने में, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, रेवेन्यू जनरेट करने में, तो देन दैट पैरल प्लांट शैल बी कंसिडर्ड एज अ पीपी। भले ही वो आगे जाके कट हो जाए, उसमें फ्रूट्स शायद आगे ना आए, और कट करके तुम उसे स्क्रैप सेल करके कुछ जनरेट कर लो, ये चीज हो जाने की वजह से ये नहीं होगा कि उसे बैरर प्लांट कंसिडर ना किया जाए, इट विल बी स्टिल कंसिडर्ड एज अ बैरर प्लांट और उसे पीपी में क्लासिफाई किया जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। तो अभी तक अपन ने डेफिनेशन में क्या, डेफिनेशन अपनी खत्म हुई है, और डेफिनेशन में अपन ने क्या पढ़ा है, बैरर प्लांट में, बैरर प्लांट क्या है, लिविंग प्लांट है जो प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कर रहा है, और वो जो बेयर करेगा वो मोर देन वन पीरियड तक मेरे को देगा, और उसको मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सोल्ड करके क्या जनरेट करूंगा, अपनी रेवेन्यू जनरेट करूंगा। इधर देखो मैंने एक नोट भी दिया है, नोट क्या है सर, अगर बैरर प्लांट आर नो लॉन्गर यूज टू प्रोड्यूस बेयर प्रोड्यूस, मतलब अगर उसके ऊपर फ्रूट्स नहीं होता, भले वो कट डाउन हो जाए और उसे स्क्रैप की तरह आप बेच दो, ठीक है, तो सच वो स्क्रैप सेल की वजह से आप उसे प्लांट को डेफिनेशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है बैरल प्लांट की, ऐसा नहीं बोल सकते हो, स्टिल यू हैव टू कंसिडर इट एज अ बैरल प्लांट, और आपको उसे पीपी में दिखाना पड़ेगा। ओके सर, समझ गए सर। तो बेसिकली पीपी मतलब क्या हो गया, वो टैंजिबल आइटम्स जो आपको मदद कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, किस चीज के लिए, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए, या सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, या तुम्हारे रेंटल के लिए, या तुम्हारे एडमिन पर्पस के लिए। उसके अलावा जो इसका यूज है वो मोर देन वन पीरियड है, इससे तुम्हें बेनिफिट जो मिलेंगे वो मोर देन वन पीरियड के लिए मिलेंगे, देन यू कैन कंसिडर इट एज अ पीपी। उसके अलावा इसके अंदर दूसरी चीज आती है, वो आती है बैरल प्लांट। बैरल प्लांट क्या होता है सर, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ उगता है और उसे हम, वो मोर देन वन पीरियड तक वो हमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोड्यूस करके देगा, और उसको हम बिजनेस में यूज करके रेवेन्यू जनरेट करेंगे, भले ही आगे जाके वो शायद कट डाउन हो जाए, उसमें प्रोड्यूस होना बंद हो जाए और उसे हम स्क्रैप सेल कर दे या कुछ भी कर ले उसका, बट स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बैरल प्लांट। ये चीज हो सकती है, उस वजह से उसे बैरल प्लांट नहीं माना जाएगा, ऐसा इंडेक्स 16 करने से मना करता है। क्या तक पूरी बातें क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कि हमें पता चल गया पीपीई क्या होती है। तो अब इसका जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। सेकंड पॉइंट में क्या है, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में क्या बोलता है कि तुम एक पीपीई को अपनी बुक्स में तभी दिखाओगे, पीपीई को एज एन एसेट, एज ए बेसिकली नॉन करंट एसेट जो तुम्हारा बनेगा, वो पीपीई वो तभी बनेगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहली, उससे तुम्हें कुछ फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो अमाउंट है वो तुम रिलायबली मेजर कर सकते हो। कॉस्ट क्या कर सकते हो, रिलायबली मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा जो बिजनेस है जैसे कोचिंग सर्विसेज वाला, उसमें ये मैं लैपटॉप, टैब, कैमरा, माइक, ये सारी चीजें मेरे लिए पीपी तभी होगी जब उससे मैं क्या कर, क्यों उससे मेरे को क्या होगा, फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट होगा। फ्यूचर में बेनिफिट मतलब इट विल हेल्प मी टू जनरेट सेल्स, और इट विल हेल्प मी टू जनरेट सम बेनिफिट दैट इज प्रॉफिट इन माय बिजनेस, ठीक है। मतलब बेसिकली मुझे ये फ्यूचर में बेनिफिट देंगे इकोनॉमिकली, मतलब मनी टर्म्स में कुछ मेरे को ये बेनिफिट देंगे, सेल करने में मदद करेंगे, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज माय पीपी।
अदरवाइज इट विल नॉट कंसिडर्ड एज माय पीपी इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो मैं उसे पीपी की तरह, मतलब पीपी तो माना जाएगा, और उसे मैं अपने बुक्स में एसेट की तरह नहीं दिखा सकता। बेसिकली सर, अगर तुम्हारी पीपी है तो वो तो ऊपर की डेफिनेशन से बन के आएगी, और सर तुम बुक्स में एसेट की तरह दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, वो डिपेंड करता है कि सर तुम्हें उससे बेनिफिट्स फ्यूचर में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जैसे लैपटॉप, टैब, कैमरा, माइक, अभी तो चलो सपोज करो मैं फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, आगे जाके जब मैं इसे पेड क्लासेस में कन्वर्ट करता हूँ, तो इससे मुझे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट करने में मदद मिलेगी। लोग तुम मेरे को उस क्लासेस के लिए पे करेंगे, और मैं ये लैपटॉप, टैब, कैमरा, माइक से जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए रहेंगे, उसके लिए मुझे पेमेंट मिलेगा, और मेरे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मेरे को होंगे। उसके अलावा ये जो तुम्हारे लैपटॉप, कैमरा, टैब, माइक, ये सारी जो खर्चे हैं, उसकी जो कॉस्ट है, उसे तुम क्या कर सकते हो, रिलायबली मेजर कर सकते हो। If you can't measure this cost reliably, then you cannot book this expenditure as a asset in your books of accounts. But सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप किसी भी चीज को अपने बुक्स में एक अमाउंट पे दिखाओगे ना, अगर तुम उसकी अमाउंट को ही मेजर नहीं कर सकते, तुम उस खर्चे को, कॉस्ट को ही मेजर रिलायबली नहीं कर सकते, देन यू कैन नॉट शो दैट एसेट, दैट पीपी एज एन एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सर, पीपी को आप बुक्स में एसेट की तरह दो कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही दिखा सकते हो। सबसे पहला, वो तुम्हें फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट करने में मदद करे। दूसरी चीज, उसकी जो कॉस्ट है, ठीक है, उसके ऊपर जो तुमने एक्सपेंडिचर किया है, उसे तुम रिलायबली मेजर कर सको, मतलब कैलकुलेट कर सको, जिसके ऊपर तुम अपनी बुक्स में उसको दिखाओगे। ओके सर, समझ गए सर। अब इसके बाद में जो तुम्हारा इंडेक्स है, अब इसके बाद जो तुम्हारा इंडेक्स है, वो किसी सर्टेन चीजों को लेके कुछ गाइडेंस देता है। गाइडेंस कौन कौन से आइटम्स के ऊपर दे रहा है? स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट और सर्विसिंग इक्विपमेंट। इंडेक्स 16 ये कुछ कुछ चीजों के ऊपर गाइडेंस नोट देता है। कौन सी चीजें सर? कि भले तुम्हें इस पीपी, इस चीज को ट्रीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, जिसमें तीन चीजें इसके बारे में बताता है। वो सबसे पहले जो है स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स और सर्विसिंग इक्विपमेंट्स। सर, ये क्या होते हैं सर स्पेयर पार्ट्स? जैसे तुम्हारे बिजनेस में, अगर तुम फोन मैन्युफैक्चर करने का तुम्हारा बिजनेस है सपोज करते हैं, और उसमें तुम्हारे कैमरास लगते हैं, माइक्स लगते हैं, स्पीकर्स लगते हैं, तुम्हारी स्क्रीन लगती है, तुम्हारे साइड के जो फ्रेम्स होते हैं वो लगते हैं, तुम्हारी जो ट्रे होती है वो लगती है। उसके अलावा और भी जो पार्ट्स लगते होंगे, मेरे को इतना आइडिया नहीं कि फोन के अंदर एक एक क्या डिटेल में पार्ट लगता है, बट स्टिल जो भी तुम्हारे पार्ट्स लगते होंगे फोन के अंदर, उससे तुम्हारा एक फोन बनता है। तो कंपनी को पता है कि कुछ-कुछ पार्ट्स काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, अगर उसकी सही से टेक केयर नहीं करी, अगर सही से बंदे ने यूज़ नहीं किया, तो ऐसा हो सकता है कि वो बंदा रिपेयरिंग के लिए फ़ोन लेकर आए। तो उन्हें क्या करते हैं कि कुछ-कुछ पार्ट्स को एक्स्ट्रा में परचेज़ करके रखते हैं, या एक्स्ट्रा में बना के रखते हैं, ताकि जब भी कोई दिक्कत होगी, तो वो पार्ट्स को उधर से रिप्लेस कर ले ये नए पार्ट्स से। ठीक है सर, ये हो गए स्पेयर पार्ट्स। सर, स्टैंड बाय इक्विपमेंट, सर्विसिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं सर? जैसे फॉर एग्जांपल, तुम्हारे बिज़नेस के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ रहता है। हाँ सर, लगा हुआ रहता है, बिल्कुल लगा रहता है। बड़े-बड़े बिज़नेसेस के अंदर तो लगा हुआ ही रहता है फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों लगा हुआ रहता है? ताकि कभी भी कोई आग लगे, ठीक है? कभी भी कोई चीज़ दुर्घटना हो, उसमें तुम्हारे वो क्या करे, फायर एक्सटिंग्विशर मदद करे, और तुम उससे अपनी आग बुझा सको, ठीक है? तो क्या सर ये पीपीई माने जाएँगे? सर, ये तो इनकी वैल्यूज़ काफ़ी नॉमिनल रहती है। जैसे अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करूँ, जैसे मेरा कोई मशीन बनाने का बिज़नेस है, सपोज़ करो फ़ोन ही बनाने का अपना बिज़नेस था, तो फ़ोन जो अपन बना रहे थे उसमें स्क्रूज़ भी लगते हैं सर। उसमें जो छोटे-छोटे जो स्क्रूज़ होते हैं, या छोटे-छोटे जो वायर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें लगती है। तो क्या सर उनको हम पीपीई की तरह ट्रीट करें? इतनी छोटी-छोटी वैल्यूज़ की चीज़ों को भी हम पीपीई की ट्रीट करें? तो इंड एस 16 क्या बोलता है कि अगर ये पीपीई की कंडीशन सैटिस्फाई करते हैं, सर पीपीई की कंडीशन क्या थी सर? इससे तुम्हें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलना चाहिए, और इसकी कॉस्ट तुम रिलायबली मेजर कर सकते हो। उसके अलावा तुम्हारी प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, रेंटल या एडमिन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, और या बैरर प्लांट है तो बैरर प्लांट। तो अगर ये सारी कंडीशन सैटिस्फाई कर रहे हैं, तो तुम इसे मान लो पीपी, और तुम इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लो, ठीक है? अगर नहीं सैटिस्फाई कर रहे, तो सर हम इसे पीपी ही नहीं मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, इन्वेंटरीज। तो इंडेक्स 16 क्या बोलता है कि अगर ये पीपी की कंडीशन, दोगली बात करता है पूरा इंडेक्स 16। अगर यही बोलना था, तो हमने तो यही सोच के चल रहे थे भाई कि जो पीपी कंडीशन सैटिस्फाई कर देगा वो पीपी, वरना पीपी नहीं है। पीपी कंडीशन क्या, पीपी की डेफिनेशन, पीपी की डेफिनेशन अगर वो सैटिस्फाई करता है तो पीपी माना जाएगा, और फिर वो पीपी एज एन एसेट कब रिकॉर्ड होगा, अगर वो फ्यूचर में बेनिफिट देने वाला है, और उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाता है। तो इंडेक्स 16 यही बोलता है कि भाई अगर तुम्हें ये लगता है कि ये पीपी कंडीशन सैटिस्फाई कर जाएंगे, ये स्पेयर पार्ट्स, ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ये सारी चीजें, तो तुम इसे पीपी की तरह रिकॉर्ड कर लो,
अदरवाइज तुम इसे क्या मान लो, तुम्हारी बिजनेस की इन्वेंट्री मान लो और इंड एस 2 के अकॉर्डिंग उसकी अकाउंटिंग करो। इंड एस 2 तुमने अपने कॉर्पोरेट अकाउंट्स में पढ़ा रहेगा, तुम्हारे सी एफ आर फाइनल के सब्जेक्ट के अंदर ये बिल्कुल भी कवर्ड नहीं है तुम्हारा इंड एस 2, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने उसे कॉर्पोरेट अकाउंट्स के अंदर ही कवर कर लिया है। तो सर स्पेयर पार्ट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स, तुम्हारे सर्विसिंग इक्विपमेंट्स पीपी अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई करेंगे तो पीपी हो जाएंगे, वरना वो इन्वेंटरीज कहलाएंगे। सर कुछ कुछ एसेट्स की वैल्यू स्मॉल होती है, जैसे सपोज करो हमने स्पेयर पार्ट्स की बात की तो उसमें स्क्रूज लगते हैं, डाइज लगते हैं, मोल्ड्स हो जाए, ये सारी चीजें, वायर्स हो गए, ये सारी जो छोटी छोटी वैल्यूज होती है, तो कोई 10 रुपए का है, कोई 20 रुपए का है, कोई 25 रुपए का है, तो क्या सर हम 10, 20, 25 की वैल्यू पे हम अपने एसेट को दिखाएंगे? नहीं। इंडेक्स 16 क्या बोलता है कि अगर इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, छोटी छोटी वैल्यू है और तुम्हें लगता है कि तुम उसे अगर इकट्ठा करके सिग्निफिकेंट वैल्यू पे दिखा सकते हो, अगर वो तुम्हें प्लस करना उनकी वैल्यूज को, जैसे तुम्हें सारे मोल्ड, सारे डाई, सारी चिक्स की अगर वैल्यूज प्लस की, तो तुम्हारा उसका वैल्यू एक सिग्निफिकेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस सिग्निफिकेंट वैल्यू पे प्लस कर एक एग्रीगेट वैल्यू पे भी तुम क्या कर सकते हो, अपनी बुक्स में उसे दिखा सकते हो। इंडेक्स 16 ऐसा नहीं बोलता कि तुम्हें इंडिविजुअल वैल्यूज पे दिखाना है, अगर वो सेम कैटेगरी में और अगर वो एग्रीगेट हो सकते हैं तो तुम उसे एग्रीगेट कर लो और इनसिग्निफिकेंट वैल्यू को सिग्निफिकेंट दिखा के तुम अपने बुक्स में उसे रिकॉर्ड कर लो। इधर सेफ्टी एनवायरमेंटल इक्विपमेंट के बारे में, जैसे मैंने तुम्हें बोला ना फायर एक्सटिंग्विशर, तो जैसे सपोज करो बहुत सारे, अभी तो आजकल बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में होता भी है, अपन कितने सारे न्यूज में सुनते हैं कि उधर क्या बोलते हैं, सेफ्टी डोर्स नहीं थे या से फायर एग्जिट नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, फायर लग गई या कुछ भी हुआ तो बच्चे भाग नहीं पाए, या तो उधर फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे। तो सपोज करो मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कैसा मान लिया, ठीक है, इसमें मैं क्या देता हूँ सर, टीचिंग सर्विसेज देते हो आप, कोचिंग सर्विसेज देते हो। इधर मैं लैपटॉप, मेरे कैमरास, माइक, मेरी पूरी की पूरी बिल्डिंग, मेरा टैब, ये सारी चीजें जिसकी मदद से मैं टीचिंग सर्विसेज देता हूँ। ठीक है सर, समझ गए। उसके अलावा इसमें मेरा एक लगा हुआ है फायर एक्सटिंग्विशर। सर क्यों लगाई आपने, कि अगर कोई दुर्घटना कभी हो जाए तो मैं क्या करूँ, फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से, फॉर एग्जांपल फायर लग जाए कभी, तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर की वजह से फायर बुझा दूंगा। तो सर ये फायर एक्सटिंग्विशर आपका, चलो पीपी की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि इसकी लाइफ जो है, ठीक है, वो मोर देन वन पीरियड के लिए वो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर देगा। बट सर ये आपके प्रोडक्शन या सप्लाई और सर्विसेज में डायरेक्टली तो कोई मदद नहीं कर रहा। सर ये आपके कोई बिजनेस के अंदर डायरेक्टली कोई बेनिफिट जनरेट में तो मदद नहीं कर रहा। तो सर ये दोनों कंडीशन कैसे सेटिस्फाई करेगा सर? ये, चलो इसकी आप कॉस्ट भी रिलायबली मेजर कर लोगे, चलो इसकी जो लाइफ है वो मोर देन वन पीरियड भी होती है, बट सर इससे जो बेनिफिट्स है जो बिजनेस में यूज इन प्रोडक्शन, यूज इन सप्लाई सर्विसेज, उसमें तो डायरेक्टली तो मदद नहीं कर रहा सर ये। क्या मैं फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से कुछ पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं फायर एक्सटिंग्विशर मेरे उसको यूज करके मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। बट ये फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसी चीज है जो मेरे दूसरे एसेट्स को मदद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आग लग जाती तो मेरे लैपटॉप, कैमरा, माइक, बिल्डिंग, टैब, इन सब चीजों पे इम्पैक्ट आता, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी मदद से जो मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करता, जो मैं आगे जाके टीचिंग सर्विस, वो मेरी हैम्पर होती, मेरा बिजनेस हैम्पर होता, क्योंकि मेरे एसेट्स हैम्पर होते हैं। और एसेट्स हैम्पर होने की वजह से क्या होता है कि मैं कुछ समय तक मुझे अपनी कोचिंग सर्विसेज शायद बंद करनी पड़ जाती, तो मेरे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे इम्पैक्ट आता कि नहीं आता? बट सर ये फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से क्या हुआ, उसने इनडायरेक्टली मदद करी और इनको बचाया, ताकि आप अपने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विदाउट एनी इंटरप्शन आप उसे कंटिन्यूसली क्या कर सको, अर्न कर सको। So this fire extinguisher is not directly helping to generate some economic benefit, but it is helping other assets to generate फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट स्मूथली इन माय बिजनेस। मतलब ये टैब, लैपटॉप जिसकी मदद से मैं पढ़ा रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा है, ताकि मेरे बिजनेस के अंदर मैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इजीली जनरेट कर सकूं विदाउट एनी इंटरप्शंस। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर मेरे बिजनेस में पीपी की तरह एक एसेट क्वालिफाई हो जाएगा। ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड इन प्रोडक्शन सर्विसेज और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, बट स्टिल it will be considered as my asset and it will be qualify as a PPE, just because it is helping other asset to give production or supply services or to generate future economic benefits without any interruption. ओके सर, समझ गए सर, बिल्कुल। तो सेफ्टी एंड इक्विपमेंट जैसे, ये सारे तुम्हें फ्यूचर डायरेक्टली जनरेट करने में मदद नहीं करते,
but they are recognized as a PP because they indirectly assist other assets of the entity in achieving future economic benefits. तो यहाँ पे अपना जो बेसिकली अपन को पीपी समझना था, कब अपन अपनी पीपी को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो कब कर सकते हैं, सब तुम्हें पता है कि उससे तुम्हें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे और उसकी जो कॉस्ट है उसे तुम रिलायबली मेजर कर सको। उसके अलावा सर अपन ने डेफिनेशन देखी कि क्या पीपी की डेफिनेशन होती है। अब अपन आगे चलते हैं और सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर हमने कुछ भी चीज खरीदी तो उसे हम किस वैल्यू पे अपनी बुक्स में एज अ असेट दिखाएंगे। सर हम एसेट अकाउंट डेबिट। तो सर ये जो डेबिट की जो ये अमाउंट होगी वो किस 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 वैल्यू पे होगी उसको अपन अब समझने वाले हैं। कोई भी एसेट हो तुम्हारा, पीपी, तुम्हारी मशीनरी हो, तुम्हारी बिल्डिंग हो, तुम्हारा लैंड हो, तुम्हारा कुछ भी हो, उसको हम सब किस वैल्यू में हमारे बिजनेस पे दिखाएंगे, किस चीज पे हमारी बिजनेस पे दिखाएंगे, उसी को बोला जाता है इंड एस की भाषा में मेजरमेंट। क्या बोला जाता है? मेजरमेंट। तो फर्स्ट टाइम कोई भी तुम्हारी पीपी तुमने खरीदी तो तुम्हें उसे किस वैल्यू पे दिखाना है, उस चीज को बोला जाता है इनिशियल मेजरमेंट। इनिशियल मेजरमेंट इनिशियल मेजरमेंट मतलब तुमने फर्स्ट टाइम वो चीज खरीदी है या बनाई है और जिस पीपी को तुम अपने बिजनेस के अंदर क्या करने वाले, यूज करने वाले, तो उससे मैं किस वैल्यू में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करूंगा, तो उसे बोला जाता है इनिशियल मेजरमेंट। तो तुम्हें इंडेक्स बताता है कि तुम्हें किस किस तरीके से वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और यही से तुम्हारा मेन प्रैक्टिकल पार्ट भी चालू होने वाला है, क्योंकि ये समझने के बाद में अपन एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं बहुत अच्छा सा। बट इस पे अपना डिस्कशन काफी लंबा चलेगा अभी इनिशियल मेजरमेंट को लेके। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इनिशियल मेजरमेंट पे। तो इंडेक्स 16 बोलता है कोई भी पीपी इनिशियली हमेशा किस पे मेजर्ड होगी, उसकी कॉस्ट पे। अब उसकी सर कॉस्ट क्या होगी, क्या उसका कॉस्ट होगा, क्या उसकी लागत होगी सर, तो उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट उसने गाइडलाइंस दी हुई है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स बताए हुए। अगर आपने एसेट को क्या किया है, परचेज किया है, तो जैसे मैंने लैपटॉप है, उसे क्या किया है, परचेज किया है, और वो आया 50,000 का सपोज करते हैं, तो दिस 50,000 रुपीज विच आई पेड फॉर द असेट दैट विल बी कंसिडर्ड माई कॉस्ट ऑफ पीपीई। वो मेरी लैपटॉप की क्या हो जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। तो परचेज असेट के केस में क्या होगा, उसकी जो परचेज प्राइस होगी, उसके अलावा उसके जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो गए, और उसका जो डीकमीशनिंग कॉस्ट होगी, डीकमीशनिंग के ऊपर मैं डिटेल में आऊंगा, ठीक है, डिटेल में डिस्कशन होगा इसका, तो जस्ट वेट। तो जो भी आपका परचेज, अगर आप किसी एसेट को परचेज करते हो तो उसकी जो परचेज प्राइस होगी, बेसिकली आपने व्हाट यू पेड फॉर दैट असेट, तो उस असेट को जो भी आपने पे करने के लिए आपने खर्चा किया वो आपके लिए क्या हो जाएगा, उसकी कॉस्ट, और उसी वैल्यू पे आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाओगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं, इसके लिए अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, ए लिमिटेड परचेज लैपटॉप of rupees 50,000 and also paid rupees 1,000 for delivery of that asset to business premises। तो सर मैंने क्या करा, एक एसेट परचेज किया, लैपटॉप परचेज किया 50,000 का, उसको और उसको बिजनेस में लाने के लिए 1,000 रुपए खर्च किए, तो सर उसकी परचेज प्राइस क्या हो गई, सर आपको खरीदने के उसकी परचेज प्राइस, उसकी कॉस्ट क्या हो गई सर, 50,000, प्लस उसके ऊपर जो अपने 1,000 रुपए का खर्चा किया वो उसको लाने के लिए, तो टोटल आपका जो उसका प्राइस हो गया वो हो गया 51,000। तो इस 51,000 रुपीज पे मैं क्या करूंगा, अपने एसेट को रिकॉर्ड कर दूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी सर, इसकी मेरी एसेट अकाउंट डेबिट, या तो लैपटॉप पे लिख लेते हैं सीधा, लैपटॉप अकाउंट डेबिट
51,000 टू बैंक अकाउंट। सपोज करो मैंने ये बैंक से पे किया है पूरा खर्चा, तो 51,000। तो नोट, तो तुम्हारा अगर कोई एसेट को तुम डायरेक्टली परचेज करके लाते हो तो इट इज वेरी सिंपल, जो भी तुमने परचेज करने के लिए जो भी तुम्हारा खर्चा हुआ, परचेज प्राइस, और जो भी तुमने उसके लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट उस एसेट को घर पे लाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ठीक है, तो उसके उसको खरीदने के लिए अगर सपोज करो तुमने कोई कमीशन पे किया, कोई ब्रोकरेज पे किया, ठीक है, तो वो एसेट तुम्हारे लिए किस पे वो तुम्हारी परचेज प्राइस में इंक्लूड हो जाएगा और तुम्हारे लिए उसी वैल्यू पे तुम्हारी बुक्स में रिकॉर्ड वो होगा। दूसरा और जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है, देखो यहाँ पे मैंने परचेज परचेज एसेट का और भी तुम्हें नोट वन में पूरा डिटेल में बताया हुआ है। सर क्या है इस परचेज एसेट के ऊपर, सबसे पहले आएगी उसकी परचेज प्राइस, उसमें से लेस होगा एनी ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। उसके बाद में आएंगे तुम्हारे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और ऑल डायरेक्टली एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू bring the asset to the location and condition necessary for it to capable of operating in the manner intended by the management। चलो एक एक करके समझ के चलते हैं सारी चीजों को, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो रहा है सर, अगर मैंने एसेट कोई परचेज की तो सर उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या क्या करूंगा, तो उसके लिए पूरा नोट वन बनाया हुआ है अपन ने, ठीक है। अभी तो अपन ने एक बार बेसिक में समझा, पूरा डिटेल में समझते क्या होता है अपना नोट वन। सर सबसे पहले मैं उसकी क्या लूंगा, परचेज प्राइस, और उसमें से लेस कर दूंगा क्या, एनी ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। सर चार बार क्यों ट्रेड डिस्काउंट बोलो, एंड ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है, तुमने 11 12 में पढ़ा भाई ये सर, जो हमने परचेज करते गए और जो हमें ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो हमने बिजनेस में बार्गेन करते हुए हमें डिस्काउंट मिल गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लैपटॉप खरीदने गया, मैंने बार्गेन किया, भाई लैपटॉप मेरे को दे दे, मैं तेरे को 50,000 के बदले 48,000 दूंगा, ठीक है, तो 48,000 में मैं वो लैपटॉप खरीद के लेकर आया, ठीक है, तो ये बिजनेस, ये मेरे लिए क्या हो गया, ट्रेड डिस्काउंट, वो बार्गेनिंग टाइप का जो आप डिस्काउंट करते हो। जो आपका जो पेमेंट के लिए होता है ना कि अर्ली पेमेंट करोगे तो तुम्हें ये डिस्काउंट और मिल जाएगा, ठीक है, तो वो तुम्हारे होते हैं कैश डिस्काउंट, तो उसके रिलेटेड अलग से बात की गई है। तो सबसे पहले तुम्हारी है परचेज प्राइस, और उसमें से लेस हो गए ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब तुम कंसिडर नहीं करोगे, सपोज करो मैं 50,000 का लैपटॉप खरीदने गया था, 50,000 का लैपटॉप था, बट मैंने उससे बार्गेनिंग की और 2,000 रुपए कम करवा दिए, तो मेरे 48,000 का मेरे को पे करना पड़ा, ठीक है, पेमेंट मेरा कितना हुआ 48,000 का। तो सर क्या मैं 50,000 लूंगा या 48,000 लूंगा, तो आप 48,000 लोगे, ये टाइप का जो डिस्काउंट होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, और वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होता, वो माइनस हो जाता है। तो सर जो भी परचेज प्राइस है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद में दूसरी जो चीज होगी वो होगी, दूसरी जो चीज हमें जो हटानी पड़ेगी वो हटानी पड़ेगी रिफंडेबल, रिफंडेबल टैक्सेस। सर ये रिफंडेबल टैक्सेस क्या होते हैं सर, रिफंडेबल टैक्सेस जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी, जैसे मैंने लैपटॉप खरीदा अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, वो 50,000 का था, उसके ऊपर मैंने 18% क्या किया, जीएसटी पे किया, तो अपन कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते फटाफट, मेरा 50,000 का था, 50,000 का था, उस पर 0.18% मेरा जीएसटी लगा, तो मेरे 9,000 रुपए जीएसटी के लगे, और टोटल मैंने कितने 59,000 पे किए। बट सर ये जो 9,000 का जो मैंने जीएसटी पे किया, ये 9,000 का जो मैंने जीएसटी पे किया है, उसका सर मैं क्या कर लूंगा, आईटीसी ले लूंगा। तो पता है ना जीएसटी का फ्लो कैसे होता है कि सर मैंने कुछ भी मेरे इनपुट्स पे टैक्स पे किया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी आउटपुट लाइबिलिटी से एडजस्ट कर सकता हूँ उसको, तो मैं सर इसका क्या ले लूंगा, आईटीसी ले लूंगा बेसिकली। ये जीएसटी मेरे को क्या कर देगी सरकार, मेरी आउटपुट के अगेंस्ट मेरे को ये एक तरीके से रिफंड हो गया, मेरे को मेरी आउटपुट कम हो जाना एक तरीके से मेरे को ये फिर से मिल जाना हो गया ना, मेरा जेब से खर्चा कम गया, मेरी टैक्स लाइबिलिटी कम गई क्योंकि मेरे पास इनपुट्स में पड़ा था। तो अगर आप इसका आईटीसी ले लोगे, अगर किसी भी टैक्सेस जो आपने पे की अगर आप उसका आईटीसी ले लोगे, तो वो कभी भी रिफंडेबल टैक्सेस है आपकी परचेज प्राइस में, आपकी कॉस्ट में, परचेज प्राइस में नॉट इंक्लूड होंगे। नॉट इंक्लूड मतलब सर परचेज प्राइस के अंदर वो इंक्लूड होने वाले नहीं है। तो सर सबसे पहले हमारी परचेज प्राइस आएगी, परचेज प्राइस में अगर हमने कोई ट्रेड डिस्काउंट लिया होगा तो सर ट्रेड डिस्काउंट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
उसके अलावा अगर सर हमारी उस परचेज प्राइस के अंदर कोई रिफंडेबल टैक्स होगा तो रिफंडेबल टैक्स भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जैसे सपोज करो 59,000 है, ठीक है, 59,000 में सपोज करो कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, बट ये 9,000 का मैं आईटीसी ले लूंगा, तो 9,000 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन माई कॉस्ट, ओनली 50,000 विल बी इंक्लूडेड इन माई कॉस्ट, क्योंकि 9,000 का मैं क्या ले लूंगा सर, आईटीसी ले लूंगा। तो सर सबसे पहले चीज परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हमने क्या किया, माइनस कर दिया, और हमारी जो रिफंडेबल टैक्सेस है वो भी हमने क्या कर दिए, हटा दिए। इसके अलावा कुछ नॉन रिफंडेबल अगर टैक्सेस होंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स लगता है तो उसको मैं क्या करूंगा, अपनी परचेज प्राइस में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को इसका आईटीसी नहीं मिलने वाला। जो भी जैसे सीएसटी है, अगर वो ब्लॉक क्रेडिट है तो ब्लॉक पे मैं क्या करूंगा, उसका आईटीसी तो ले नहीं पाऊंगा, मुझे उसे अपनी परचेज अपने एसेट की कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो मैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस का, ऐसे जीएसटी जो मेरे को जिसका रिफंड नहीं मिलने वाला या जिसका मैं आईटीसी क्लेम नहीं करने वाला, तो वो सारे के सारे मेरी परचेज प्राइस में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन ने 3 पॉइंट अभी तक समझे। 3 पॉइंट क्या समझे सर, एक सेकंड यहाँ पे मैं ये मिटा देता हूँ फिर से बताने के लिए तुम्हें। सर आपकी आएगी सबसे पहले परचेज प्राइस, उसमें से कोई भी ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट्स आपको जो भी मिले होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या था, फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 का लैपटॉप लैपटॉप था, 2,000 का मुझे क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, बार्गेन करने के पे डिस्काउंट मिला। बेसिकली मेरी जेब से 48,000 रुपीज गए, तो ये 48,000 ही मेरे एसेट की कॉस्ट में क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। दूसरा सर, जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होंगे वो इंक्लूड होंगे, क्योंकि सर रिफंडेबल टैक्सेस वो बेसिकली जो मेरा, जैसे इधर अभी जीएसटी रिजिम चल रहा है, तो जीएसटी अगर मैंने पे किया होगा और उसका अगर मैं क्या लेने वाला हूँ, इफ इफ आईटीसी क्लेम, अगर आईटीसी अगर मैं क्लेम कर लेता हूँ तो उसे मैं अपनी एसेट की कॉस्ट में नहीं दिखा सकता। अगर सर आप उसका आईटीसी नहीं लेते, अगर या उसका कोई रिफंड नहीं मिलता उस टैक्स का, तो वो आपके नॉन रिफंडेबल टैक्स आपकी कॉस्ट में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो सर अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं सर, अपन इनिशियल मेजरमेंट पढ़ रहे हैं। इनिशियल मेजरमेंट में क्या पढ़ रहे हैं सर, कि सर अगर हमने कोई एसेट लिया है तो उसको किस वैल्यू पे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो उस पर डिस्कशन चल रहा है। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, जो उस एसेट को उसकी लोकेशन पे और ऐसी कंडीशन पे लाने में मदद की है जिससे मैं उसे यूज कर पाऊँ अपने मैनेजमेंट का, जो भी इंटेंशन होगा उसको यूज कर पाऊँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मशीन खरीदी, ठीक है, चाइना से मशीन आई, तो मशीन को चाइना से आया, शिपिंग के खर्चे लगे, मेरे बिजनेस लोकेशन पे आई तो उसके डिलीवरी के खर्चे लगे, तो वो डिलीवरी का खर्चा लगा। उसके अलावा मैंने जो मंगवाया जिससे, उसके लिए मैंने ब्रोकरेज कमीशन पे की एजेंट को, ये एसेट मंगवाने के लिए। उसके अलावा ये एसेट क्या है, टुकड़े टुकड़े में आई थी, पार्ट पार्ट में आई थी, तो मैंने उसकी क्या करवाई, असेंबली करवाई। अगर मैं असेंबली नहीं कर पाता तो उसे मैं अपने बिजनेस में यूज नहीं कर पाता। तो ऐसे ऐसे जो भी खर्चे जो उस बिजनेस को उसके यूज करने के स्टेट में लाते हैं, जिस तरीके से मैनेजमेंट को उस असेट को यूज करना है, उस यूज करने के स्टेट में लाते हैं, उस तरीके से लाते हैं ताकि मैं उस असेट का यूज कर सकूं, तो वो सारे के सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस मेरे किसके पार्ट बन जाएंगे, कॉस्ट के। वो मेरे किसके पार्ट बन जाएंगे, कॉस्ट के। तो सर अभी तक अपन ने 3 बातें समझी कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, वो परचेज प्राइस में नहीं आता। उसके अलावा सर अगर आपका कोई रिफंडेबल टैक्सेस है जिसका आप आईटीसी क्लेम करने वाले हो, या किसी भी तरीके से आपको सरकार से वो टैक्स फिर से मिल जाएगा, तो वो आप अपनी कॉस्ट ऑफ असेट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर सर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हुए तो क्या करेंगे सर, तो वो आपका उसका कोई रिफंड नहीं, एक तरीके से वो आपका खर्चा ही हो गया उस एसेट को लेने के लिए, तो आप उसको अपनी उसकी कॉस्ट में इंक्लूड करोगे। उसके अलावा उस एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, जिस तरीके से मैनेजमेंट उसे यूज करना चाहती है, उस कंडीशन में लाने के लिए आपने और भी कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किए होंगे, कोई भी डायरेक्टली उससे रिलेटेड एक्सपेंस किए होंगे। जैसे सर मैंने चाइना से कोई मशीन मंगाई, जैसे मेरे को प्लास्टिक कप्स बनाने थे, ठीक है, या प्लास्टिक के चेयर्स बनाने थे, ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या करा, चाइना से मशीन मंगाई, तो उस चाइना से मशीन को मैंने इंपोर्ट करने पे जो भी मैंने उसके डिलीवरी के खर्चे किए, जो मेरे बिजनेस प्लेस पे आने के लिए उसके लिए जो डिलीवरी के खर्चे किए,
उसके अलावा सर जो मैंने बाहर वाले किसी से मंगाई थी तो बीच में एक एजेंट इन्वॉल्व था, तो एजेंट को मैंने कमीशन पे किया। उसके अलावा सर मैंने उसको ऐसे टुकड़े-टुकड़े में आया था तो उसकी पूरी असेंबली करवाने में एक्सपेंस पे किया। तो सारे के सारे जो डायरेक्टली एक्सपेंसेस जो मेरे लगे उस बिज़नेस को यूज़ करने के स्टेट पे लाने के लिए, वो सारे के सारे मेरे क्या हो जाएँगे, इंक्लूड हो जाएँगे मेरे कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर। सर ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस क्या हो गए सर? इधर नीचे अपन को बताया डायरेक्टली एम्प्लॉयी कॉस्ट, एम्प्लॉयी कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ द आइटम ऑफ द पीपी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को वो पीपी को असेंबली करवाने के लिए बहुत सारे इंजीनियर्स को बुलाना पड़ा, तो उसके ऊपर मेरे को कुछ खर्चा करना पड़ा, ठीक है? तो मेरे वो जो कॉस्ट हुई एम्प्लॉयी के रिलेटेड, ठीक है? वो मेरी जो लेबर की कॉस्ट हुई, तो वो भी मेरे एसेट के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। उसके अलावा सर वो मशीन को लगाने के लिए, वो मशीन को लगाने के लिए मुझे क्या करना, साइट को प्रिपेयर, जैसे एक मेरी लैंड थी, जैसे मेरी एक लैंड थी, ठीक है? जैसे मेरी एक लैंड थी, ठीक है? पूरी एक ज़मीन थी। वो ज़मीन काफ़ी ऊबड़-खाबड़ थी, तो उसके ऊपर मैं मशीन नहीं लगा सकता, तो इसकी लेवलिंग करनी थी मुझे, लेवलिंग। इस एक लेवल पे लाना था इस ज़मीन को पूरा। तो इसको साइट को प्रिपेयर करने के लिए ताकि मैं अपनी मशीन और अपने प्लांट को बैठा सकूँ पूरा, तो उस वो करने के लिए साइट को लेवल करवाने के लिए भी मैंने कुछ लेबर्स को बुलाया, ताकि वो उस साइट को एक लेवल पे ला सके, उस लैंड को एक लेवल पे ला सके। तो सर वो जो खर्चा मैंने किया, वो भी मेरे इस एसेट के रिलेटेड हुआ, तो वो भी मेरे इस खर्चे के अंदर पार्ट बन जाएगा। जैसे मैंने साइट की या लैंड की लेवलिंग करवाई, ठीक है? डिलीवरी हैंडलिंग कॉस्ट, जैसे मेरे को जैसे वो एसेट चाइना से आ रही थी, तो चाइना से आते वक़्त उसके ऊपर पैकेजिंग हुई होगी ताकि वो टूटे नहीं, फिर उसको उधर से लाके मेरे बिज़नेस प्लेस पे रखने का जो खर्चा डिलीवरी का कॉस्ट लगा होगा, वो सारे के सारे खर्चे भी किसके पार्ट बनेंगे? मेरे एसेट की कॉस्ट के पार्ट बनेंगे। मतलब मेरे पीपीई का पार्ट बनेंगे। उसके अलावा उसकी अगर इंस्टॉलेशन करवानी पड़ी, उसे ज़मीन में पूरा फिट करवाना पड़ा, स्क्रूज़ लगवाने पड़े, पूरा खोद-खोद के उसको ज़मीन में प्रॉपर्ली फिट करवाना पड़ा। उसके अलावा उसकी असेंबली जो टुकड़े-टुकड़े में मशीन आई थी, उसको जोड़ना पड़ा, पूरा असेंबल करना पड़ा। तो सारे के सारे असेंबली कॉस्ट भी मेरे क्या हो जाएँगे, कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बन जाएँगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इधर का। तो अभी तक अपन ने जो समझा वो तुम्हें समझ में आया? देखो सारी चीज़ें मैं बार-बार बोलते जाता हूँ, रिवाइज़ करवाते जाता हूँ। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस लेक्चर कि बार-बार चीज़ें रिवाइज़ होगी तुम्हारी। उसके अलावा आता है फिर कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक इंजीनियर को बुलाया, मैंने मशीन लगाई, मशीन फिर वो मशीन से सही से प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैंने कुछ रॉ मटेरियल्स खरीदे, ठीक है? लेबर्स रखे, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी वो कुछ पे करी, कुछ और चार्जेस पे करे, ताकि मैं क्या कर पाऊँ, वो प्रोड्यूस कर पाऊँ। एक बार चेक कर पाऊँ कि भाई इससे प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो सारे जो मैंने टेस्टिंग करने के लिए कि भाई ये चीज़ एसेट सही से वर्क करेगी कि नहीं करेगी। तो वो सारे टेस्टिंग करने के लिए अगर मैंने जो भी खर्चा किया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरे इस एसेट का पार्ट बन जाएगा। बट जैसे सपोज़ करो, इधर मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने बिस्किट मैन्युफैक्चर करने की मशीन मँगवाई। कि वो लैंड को साइड लेवलिंग की उसने, उसको फिर असेंबल किया मशीन को और ये पूरी मशीन ऐसे बैठी। और इधर से क्या होता है, आटा-वाटा जाता है, ठीक है? आटा, चीनी ये सब जाती है। चीनी ये सारी चीज़ें जाती है, ठीक है? लेबर्स उसको क्या करते हैं, बीच-बीच में इकट्ठा करते हैं, शेपिंग वाली मशीन में डालते हैं और फाइनली इधर से बाहर मेरा बिस्किट निकलता है। तो मैंने टेस्ट करने के लिए किया, ठीक है? इधर से कुछ 100 पैकेट्स बिस्किट के मैंने बनवाए। कि 100 पैकेट सही से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो मैंने 100 पैकेट्स बनाए और इस 100 पैकेट को क्या कर दिया, एक बार के लिए बेच दिया। 100 पैकेट को फेंक तो दूंगा नहीं, ठीक है? सही से बने तो मैंने उसे क्या कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया उसके। तो सर ये टेस्टिंग करते वक्त अगर आपका कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, टेस्टिंग करते वक्त क्या हुआ, बिस्किट के प्रोडक्ट फिर प्रोड्यूस हुए और उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद में आप उसे सेल करके अगर कोई प्रोसीड जनरेट करते हो, अगर कोई भी प्रोसीड जनरेट करते हो, तो वो आपकी एसेट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी। ओह! मतलब सर जैसे आपने, फिर से मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे क्वेश्चन का भी ये पार्ट बनेगी बहुत बार। जैसे
मैंने क्या बोला, मेरा बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। फिर से ध्यान से समझना, मेरा बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है। मेरी ये मशीन है पूरी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है? जैसे मैंने आटा, चीनी जो भी मटेरियल लगता होगा, ठीक है, वो डाला, फिर जो भी लेबर्स मेरे को लगेंगे उसको शेपिंग करने के लिए, पैक करने के लिए बीच में जो मैनुअल प्रोसेस लगेगी उसके लिए मैंने कुछ लेबर्स रखे और फिर ये मशीन चलाने के लिए मैंने कुछ बिजली का खर्चा किया, ठीक है, कुछ फ्यूल मँगाया, जनरेटर यूज़ किया, वो सारी चीज़ों से मैंने इसका जनरेट करके मेरे बिस्किट के पैकेट्स बाहर है, बिस्किट पैकेट, ठीक है? बिस्किट्स के पैकेट मैंने फॉर एग्जांपल 100 पैकेट्स बनाए, तो ये सारे 100 पैकेट्स फेंक तो दूंगा नहीं। अगर मैंने मैन्युफैक्चर किया तो मैंने इसे क्या कर दिया, सेल भी कर दिया साथ ही साथ में। तो सर जो आपने टेस्टिंग करते वक्त अगर कोई प्रोडक्ट जनरेट हुआ और उसको सेल करके, जैसे मैंने टेस्टिंग के ऊपर जो खर्चा किया वो किया था 2 लाख का, 2 लाख का मैंने टेस्टिंग के ऊपर खर्चा किया। बट सर ये मैंने जो 100 बिस्किट बनाए उसको सेल करके मुझे 30,000 रुपए मिल गए, ठीक है, सपोज करते 30,000 रुपए की मैंने सेल जनरेट कर दी। तो सर मेरा टेस्टिंग का खर्चा कितना होगा? तो वो नेट ऑफ हो जाएगा। मतलब टेस्टिंग पे आपने कितना खर्चा किया और उस टेस्टिंग से जो प्रोडक्ट बन के आया उससे आपको कितनी इनकम जनरेट हो गई। तो 2 लाख माइनस 30,000, 2 लाख माइनस 30,000 तो इट विल बी इक्वल्स टू 1,70,000। तो मैं 1,70,000 को ही कॉस्ट ऑफ असेट में इंक्लूड करूंगा। 2 लाख को पूरा इंक्लूड करूंगा नहीं। सर कभी-कभी ऐसा भी तो हो सकता है सर, अभी तो क्या हुआ कि दो आपका 30,000 का हुआ, सपोज करो बिस्किट बेच के बहुत ही एकदम एकदम मतलब क्या बोलते हैं, ब्रिटेन ब्रिटेन टाइप के बिस्किट बनाए मैंने, एकदम एकदम फॉरेनर जैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो खाता है ना वैसा टाइप के बिस्किट बनाए। और मेरे को इससे बिस्किट से जो बेच के पैसा मिला वो मिला सपोज करो 2.5 लाख। और इस बिस्किट को बनाने का जो मेरा कॉस्ट लगा था, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग का जो मेरा खर्चा लगा था, वो लगा था मेरा सपोज करो 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का खर्चा लगा और 2.5 लाख आपने बिस्किट बेचे हुए हैं, तो सर यहाँ पे तो आपका खर्चे से ज्यादा आपको इनकम हो गई। तो सर क्या ये जो एक्स्ट्रा इनकम हुई सर, ये जो 50,000 की इनकम हुई, तो क्या सर मैं इसे रेवेन्यू ट्रीट कर लूंगा और इसे मैं अपने पीएनएल में दिखा दूंगा क्या? मतलब 50,000 को मैं अपनी अदर इनकम दिखा दूंगा क्या? सर मैं कैसे डायरेक्टली पीएनएल में ले जाऊंगा क्या, रेवेन्यू की तरह दिखा दूंगा क्या सर इसको? बिल्कुल भी नहीं। कि 50,000 जो आपको एक्स्ट्रा हुआ ना वो आपकी कॉस्ट ऑफ असेट में से और माइनस हो जाएगा। तो सपोज करो इधर आते हैं, फिर से अपन इधर आते हैं और ये देखो तुम्हारी सपोज करो परचेज प्राइस जो थी मशीन की, परचेज प्राइस जो थी वो थी तुम्हारी 5 करोड़। उसके बाद में जो इस पे नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है सपोज करो 0 है, ठीक है, कोई ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है। उसके अलावा उसके ऊपर जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉय का कॉस्ट लगा उसको लाने के लिए, करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए मशीन को, तो वो सपोज करो 5 लाख का वो लग गया तुम्हारा। ठीक है सर, तो तुम्हारे साइट को प्रिपेयर करने का खर्चा लगा, तुमने लेबर वेबर बुला के साइट को लेवलिंग करवाई पूरी, उसका 1 लाख रुपए का खर्चा लग गया। उसके अलावा तुम्हारा जो डिलीवरी उन सबका कॉस्ट था उसका भी तुम्हारा 5 लाख का खर्चा लग गया। उसके अलावा जो तुम्हारा इंस्टॉलेशन का कॉस्ट था वो सपोज करो तुम्हारा 4 लाख रुपए का खर्चा लग गया। तुम्हारी जो टेस्टिंग करने के लिए तुमने जो रॉ मटेरियल लेबर्स उसका इस्तेमाल किया उसमें तुम्हें 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। बट सर ये जो टेस्टिंग करके जो मेरा प्रोडक्ट जनरेट हुआ ना उससे मेरे को 2.5 लाख की इनकम हो गई। तो सर क्या मैं सिर्फ 2 लाख जितना मेरा खर्चा लगा उतना ही माइनस करूंगा या पूरा का पूरा 2.5 लाख माइनस कर दूंगा? तो आपको इंडेक्स 16 बोलता है कि अगर आपको किसी भी एसेट को प्रोड्यूस एसेट की टेस्टिंग करते वक्त अगर उससे कोई भी आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है, कोई भी इनकम जनरेट होती है, तो पूरी की पूरी इनकम कॉस्ट ऑफ असेट से ही क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो 2,50,000 पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरा, माइनस हो जाएगा। और इसके बाद में जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी पीपीई की कॉस्ट हो जाएगी। जैसे इधर अगर मेरी क्या वैल्यू आएगी, इधर मेरी वैल्यू आएगी सर 5 करोड़ प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख, 5 करोड़ 6 लाख हो गया, फिर 5 करोड़ 6 लाख, फिर 5 करोड़ 11 लाख हो गया, 4 लाख और प्लस किए तो 5 करोड़ 15 लाख हो गया, फिर 2 लाख आपने प्लस किए और 2,50,000 क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो मेरी जो कॉस्ट हो जाएगी सर, जो मेरी कॉस्ट हो जाएगी 5 लाख, 5 करोड़ 14,50,000 रुपए। ये मेरी कॉस्ट ऑफ असेट हो जाएगी। तो सर समझ गए हम, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग में जो भी खर्चा लगता है वो हमारा ऐड होगा और अगर उससे कोई हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और उससे हमें कोई भी इनकम होती है वो माइनस हो जाएगी। अगर इफ इनकम मेरे खर्चे से भी ज्यादा की हो जाती है तो वो तब भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मेरा जितना खर्चा है उतना ही माइनस होगा,
वो पूरा का पूरा जो इनकम हुई है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी सर, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लैरिफिकेशन की तरह तुम्हें बताया भाई, इधर क्लैरिफिकेशन क्या है तुम्हारा, जो भी excess of net proceed from sale of items produced during taxes will not be credited in P&L statement, मतलब तुम्हारी वो रेवेन्यू की तरह ट्रीट नहीं होगी। इंस्टेड इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ असेट, मतलब जो 50,000 भी है वो भी पूरा माइनस होगा, तुम्हें जितनी भी इनकम हो पूरी की पूरी टेस्टिंग के टाइम की कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग करते वक्त। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि आगे अपना एक और पॉइंट आएगा एक्सक्लूजन का, कि कौन सी चीजें कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, तो उस टाइम पे ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर तुम्हारी कोई भी प्रोफेशनल फीस लगी होगी, भाई कंसल्टेंसी ली होगी तुमने, किसी इंजीनियर को बोला होगा, इंजीनियर से कंसल्टेंसी ली होगी, भाई कौन सी मशीन खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, कौन सी बेस्ट मशीन रहेगी, कौन सी लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, कौन सी मेरे ज्यादा क्या बोलते हैं जिससे मैं ज्यादा अलग अलग तरीके से मेरे बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर पाऊंगा, अलग अलग शेप में, अलग अलग साइज में, वॉट एवर। तो जो भी तुमने अगर प्रोफेशनल फीस भी पे की होगी, तो वो भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट बन जाएगी। तो सर हमने ये समझ लिया कि हमारा क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है कॉस्ट के अंदर, क्या क्या चीजें हमारी इंक्लूड होती है कॉस्ट के अंदर, वो हमने पूरा का पूरा समझ लिया। तो क्या क्या सर इंक्लूड होता है, अगर आपने कोई भी एसेट परचेज करी तो उसकी परचेज प्राइस आ जाएगी, उसमें से क्या हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, अगर आपने बार्गेनिंग करते वक्त कोई डिस्काउंट लिया है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके अलावा अगर सर आपके कोई रिफंडेबल टैक्सेस होंगे, जिसका आप आईटीसी ले लोगे, आपको सरकार उसका रिफंड दे देगी, जैसे जीएसटी हो गया, अगर आप उसका आईटीसी ले लेते हो, तो आप उसकी जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा सर, वो खर्चे में इंक्लूड नहीं होगा, कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, वो माइनस हो जाएगा उधर से, मतलब वो आपको उसको कंसिडर नहीं करना है। उसके अलावा सर ऐसे टैक्सेस है, या तो उसका आप आईटीसी नहीं लेने वाले हो, या तो सरकार आपको उसको रिफंड नहीं देगी, मतलब बेसिकली दैट आर योर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। तो सर जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं, उसको आपको अपनी कॉस्ट में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। उसके अलावा सर आपको जो उस एसेट को उसकी प्रेजेंट लोकेशन पे यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए, जिस तरीके से मैनेजमेंट उसे यूज करना चाहती है, उस कंडीशन में लाने के लिए जो भी डायरेक्टली खर्चा करना पड़ा, वो सारे के सारे खर्चे उसमें इंक्लूड जाएंगे। सर ये डायरेक्टली खर्चे में कोई एग्जांपल दो, जैसे आपने एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज हायर किए, एम्प्लॉयज या लेबर्स हायर किए, ताकि आप उसकी एसेट को ला पाओ या कंस्ट्रक्ट कर पाओ या उसे इंस्टॉल कर पाओ, कुछ भी कर पाओ, तो वो सारे खर्चे आ जाएंगे। उसके अलावा सर आपकी अगर सपोज वो जमीन थी जिसके ऊपर प्लांट बेचने वाला, तुम्हारी मशीन रखने वाली हो, उसको लेवलिंग करवाने के लिए तुमने कोई खर्चा किया, साइट को तैयार करने के लिए, जमीन को तैयार करने के लिए, जगह को तैयार करने के लिए अगर तुमने कोई भी खर्चा किया, वो सारा का सारा क्या इंक्लूड हो जाएगा, तुम्हारी साइट प्रिपरेशन का कॉस्ट तुम्हारी कॉस्ट ऑफ असेट में इंक्लूड हो जाएगा। उसके अलावा सर हमने कोई भी डिलीवरी हैंडलिंग चार्जेस दिए होंगे, या तो सर हमने कोई भी प्रोफेशनल फीस दी हुई रहेगी, या तो सर हमने कोई भी उसकी इंस्टॉलेशन असेंबली, उसको अगर पार्ट पार्ट में मशीन आई होगी तो हमने उसे इंस्टॉल करने के लिए अगर कोई खर्चा किया होगा, असेंबल करने के लिए कोई खर्चा किया होगा, तो वो भी सब मेरे कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट बन जाएगा। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग को लेके, अगर सर मेरे को उस मशीन को टेस्ट करने के लिए कुछ खर्चा किया, जैसे मैंने रॉ मटेरियल लाया, मैंने लेबर्स लाए ताकि वो मशीन को चलाए और देखे कि सही से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, मेरे बिस्किट्स की, बिस्किट मैन्युफैक्चर्ड हुए, ठीक है। तो सर जो भी उस टेस्टिंग करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया, वो भी आपका किसका पार्ट बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ असेट का। बट अगर सर उस टेस्टिंग से अगर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और उससे आपको कोई भी इनकम होती है, वो स्ट्रेट अवे क्या होगी, आपकी कॉस्ट में से माइनस होगी, भले वो इनकम कम हो आपके खर्चे से या ज्यादा हो, उसको आपको पीएनएल में बिल्कुल भी टच नहीं करवाना है, उसको आपको सीधा अपनी कॉस्ट ऑफ असेट से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये तुम्हें पता चलेगा क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है कॉस्ट के अंदर। देखो, इंडेक्स काफी बड़ा है, इंडेक्स के अंदर काफी सारी बातें हैं। तो देखो अभी ये जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है अपना, ठीक है, ये पूरा जो कॉस्ट वाला टॉपिक खत्म होगा कि इनिशियल मेजरमेंट, तो इनिशियल मेजरमेंट के बाद में मेरे पास काफी सारे क्वेश्चंस है इसके, तो अपन वो क्वेश्चंस करेंगे ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे, ऐसा नहीं कि पूरा थियरी थियरी चलता जा रहा है, थियरी थियरी करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अकाउंट्स का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर तुमने चीजें नहीं समझे ढंग से तो तुम्हारा आगे बेड़ा पार नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी समझनी है, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेगी। अगर इधर सही से समझ लिया तो क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे तुम। कंसेप्ट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। सीधा मैं तुम्हें क्वेश्चन पे जंप करवा दूंगा तो वो अगर कोई सीधा तुम्हें क्वेश्चन करवा रहा है ना, तो भाई वो तुम्हें अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं रहा है, क्योंकि अकाउंट्स में अगर तुमने इंडेक्स के कंसेप्ट नहीं समझे प्रॉपर्ली, सीधा क्वेश्चन करने ही उतर गए, सिर्फ ऐसे लॉजिकली तुम्हें क्वेश्चन करवाया जा रहा है क्वेश्चन, तो उस तरीके से अकाउंट्स कभी भी होता नहीं है। अब कुछ कुछ खर्चे हैं जैसे स्पेसिफिकली इंडेक्स 16 बोलता है कि भाई तुम ये पीएनएल में चार्ज करोगे, इसको मतलब पीपी की कॉस्ट में इंक्लूड
नहीं करोगे। सबसे पहला इनॉग्रेशन, सर जैसे मैंने बड़ी सी फैक्ट्री खोली सर, मशीन वशीन लगाई, सब कुछ लगाई, ये बिस्किट की बड़ी फैक्ट्री खोली, हंस बिस्किट फैक्ट्री, हंस बिस्किट लिमिटेड खोला मैंने। तो ये जो हंस के जो बिस्किट है सर, उसको उसकी फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए मैंने किसको बुलाया, किसको बुलाया, चलो मैंने बुलाया डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया सर, डोनाल्ड ट्रंप सर वो आपको ठेंगा देगा, वो कभी नहीं आने वाला। सर सपोज करो ना डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया, तो डोनाल्ड ट्रंप को बुलाने के लिए मुझे उसे रोकड़ा देना पड़ा, तो सर आपको इनॉग्रेशन ग्रैंड ओपनिंग करवाने के लिए कोई खर्चा करना पड़ा, मैंने पार्टी ऑर्गेनाइज करी सर, बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया सर, मेरे लोगों को बुलाया ताकि मैं उनको खिलाया पिलाया सर, इनॉग्रेशन किया मैंने, बहुत बड़ा ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी रखी सर, पार्टी करी सर, तो ये सारे खर्चे भी मेरे कॉस्ट में इंक्लूड कर दो ना सर। इंडिया 16 बोलता है नहीं, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है सर। मेरे एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन, मेरे बिजनेस को सर मैंने स्टार्टिंग में प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए मैंने बहुत सारा खर्चा किया सर, पैम्पलेट्स बांटे कि मेरा बिजनेस खुल रहा है, मेरे ये मैं बिस्किट मैन्युफैक्चर करूंगा, क्रीम बिस्किट, ये बिस्किट, वो बिस्किट, सारे बिस्किट, सब बिस्किट मैन्युफैक्चर कर दूंगा मैं। तो और इसको लिए मैंने बहुत सारे प्रमोशनल एड्स चलाए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उसके अलावा मैंने बहुत सारे पैम्पलेट्स बांटे सर, टीवी पे एडवर्टीजमेंट चलाया, ठीक है, न्यूज़पेपर में छपवाया। तो ये सारे खर्चे भी सर इंक्लूड कर दो ना कॉस्ट के अंदर सर, बिल्कुल कर दो ना सर, कि मेरे पीएनएल में मत जाने दो। तो नहीं सर, इधर इंडेक्स 16 बोलता है कि ये सारे खर्चे तुम्हारे पीएनएल में जाएंगे, ये कॉस्ट ऑफ असेट का पार्ट नहीं बनेंगे। उसके अलावा सर मैंने मेरे एम्प्लॉयज को, नई मशीन आई थी सर, नई मशीन आई तो उसमें उस मशीन को कैसे यूज करे, तो मैंने उसके ऊपर ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर्ड की सर। ट्रेनिंग करने के लिए सर मैंने बड़े बड़े प्रोफेशनल को बुलाया सर, बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल्स को बुलाया, बड़े बड़े टेक प्रोफेशनल्स को बुलाया, बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाया सर, ताकि वो उनको चलाना सीखे, किस तरीके से मशीन यूज करते हैं। तो जो आपने ट्रेनिंग, अपने एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड किया है, दैट विल ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन योर कॉस्ट ऑफ एसेट। उसके अलावा आपके कोई भी बिज़नेस के जनरल खर्चे लगते हैं, जैसे तो आपका कोई रेंट लग रहा है, या तो आप कोई इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, कोई भी जनरल के बिज़नेस खर्चे लगते हैं, जनरल ओवरहेड्स, तो तुम अपनी कॉस्टिंग में ही पढ़ते हो, जो बिज़नेस के डे टू डे चलने के लिए तुम्हारी मदद कर रहा है। तो सर जो अदर ओवरहेड्स है, वो क्या सर हमारे बिज़नेस की कॉस्ट ऑफ असेट के अंदर इंक्लूड हो जाएँगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर सपोज करो तुम्हारे बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में तुम्हें कुछ लॉसेस होते हैं, तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारे प्रोडक्शन करते हो, बट पूरा बिकता तो नहीं होगा माल, तुम्हारी सेल्स होती होगी 10 की, तुमने बनाते होगे 100, तो तुम्हें स्टार्टिंग में लॉस होता होगा। तो सर वो लॉस को भी क्या मैं सर बिजनेस की एसेट में इंक्लूड कर लूंगा? तो इंडेक्स 16 बोलता है नहीं, तुम इनिशियली जो ऑपरेटिंग लॉसेस फेस करते हो वो भी तुम इंक्लूड नहीं कर सकते। सर रीलोकेशन, रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट ऑफ ऑल द एंटिटीज ऑपरेशन, सपोज करो मैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को उस मैंने सपोज करो एक फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी प्लेस पे मैंने अपना पूरा प्लान सेटअप किया। उस वजह से क्या किया, पहले मैं कहीं और बिजनेस कर रहा था, मेरा कहीं और कोई और बिल्डिंग कहीं और जगह पे थी, कहीं और जगह पे मैंने अपने ऑपरेशंस रन करता था। बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्लांट के पास ही अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग डाल रहा हूँ, या अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बिल्डिंग ले रहा हूँ, उसके लिए रेंट पे ले रहा हूँ बिल्डिंग को, सपोज करते हैं लीज पे ले रहा हूँ बिल्डिंग को। तो सर क्या उसका भी खर्चा मैं अपनी कॉस्ट में इंक्लूड कर दूंगा? बिल्कुल भी नहीं, वो भी तुम्हारी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर मैं आता हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें और बता दूं, जैसे सर कैश डिस्काउंट अगर मिला, सर कैश डिस्काउंट क्या होता है, अर्ली पेमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने सर पर पढ़ा था ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जैसे तुमने जो बार्गेनिंग की, ठीक है, बार्गेनिंग करके तुमने जो 50,000 की चीज में 2,000 का तुम डिस्काउंट करके ले आए, और 48 तुम्हें पे करना पड़ा, दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, बार्गेनिंग करके। बट सर इसको अर्ली पेमेंट करने के लिए, अर्ली पेमेंट करने के लिए, जैसे बोल रहा है कि तुम्हें वेंडर बोलता है कि भाई अगर तू इसे 10 दिन में पे कर देगा ना, तो मैं तेरे को इस पे 1,000 रुपए का और डिस्काउंट दे दूंगा। अगर तू इसे 5 दिन में पे कर देता है, तो मैं इस पे तुझे 2,000 का डिस्काउंट दूंगा। और इसके अगर तू 2 दिन के अंदर इसका पेमेंट क्लियर कर देता है, तो मैं तुझे इसके ऊपर 3,000 का डिस्काउंट दूंगा। तो दिस ऑल टाइप्स ऑफ डिस्काउंट आर कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट कभी भी तुम्हारे कॉस्ट में से माइनस नहीं होंगे, ये कैश डिस्काउंट है, ठीक है। और इसे तुम्हें सीधा पीएनएल में ही लेके जाना है, ये तुम्हारी पीपी की कॉस्ट में से डिडक्ट नहीं होने वाले। तो सर अभी तक अपन ने क्या समझा, क्या क्या एक्सक्लूजन थे, वो उस पर मैं आता हूँ, जो अपने जो मैंने एक पॉइंट बोला ना इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं अभी आता हूँ, जस्ट आता हूँ। तो सर अपन ने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन में सबसे पहले पढ़ा सर, अपनी कोई भी इनॉग्रेशन के खर्चे होते हैं, हमने बिजनेस नया चालू किया, नया ओपनिंग खर्चा किया, अगर उस बिजनेस को नया चालू करने के लिए मुझे अपने पुराने बिजनेस को रीलोकेट करना पड़ा, ठीक है, मेरे बिजनेस की बिल्डिंग्स को नई जगह पे लेनी पड़ी, या बिजनेस के लिए मेरे को नई जगह के लिए मेरे को और कोई इंसिडेंटल खर्चे करने पड़े, ठीक है,
कोई और ओवरहेड्स इनकर्ड करने पड़े, या तो सर मुझे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ी, प्रमोशन के खर्चे करने पड़े, या तो सर मेरे स्टाफ को मेरे वो प्लांट में मशीनरी को किस तरीके यूज करते हैं उसको उसके लिए मैंने ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर्ड किया। उसके अलावा सर मैंने नया नया बिजनेस चालू किया, तो स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि मैं बनाता 100 प्रोडक्ट हूँ, बिकता 10 है, तो मेरे को ऑपरेटिंग ऑपरेशंस में हमेशा क्या लेता है सर, लॉस रहता है। तो वो ऑपरेटिंग लॉसेस हो सकते हैं तुम्हें, तो वो सारे खर्चे तुम अपनी कॉस्ट ऑफ असेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसे तुम्हें स्पेसिफिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाना है और खर्चों को जाके सीधा जाके तुम्हें डेबिट कर देना है। उसके अलावा कुछ नहीं, तुम असेट के अंदर कॉस्ट के अंदर इसे प्लस कर सकते नहीं हो, स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड है बाय इंड एस 16। और ये लॉजिकल भी है भाई, ये एसेट को लाने के लिए, एसेट को प्रिपेयर करने के लिए, एसेट को खरीदने के लिए नहीं लगे, ये तो और खर्चे, एक्स्ट्रा खर्चे जो तुमने इनकर किए। इट इज नॉट एसोसिएट। अगर ये खर्चे नहीं करते तो क्या तुम्हारी एसेट नहीं आती क्या? सर मैं इनॉग्रेशन नहीं करवाता, सर मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता, सर मैं अदर कोई जो मेरे ऑपरेटिंग लॉसेस जो हो रहे वो तो सर बिजनेस चालू करने की वजह से बिजनेस के अंदर के खर्चे हुए। तो क्या तुम मुझे, मेरे स्टाफ को मैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग नहीं देता तो क्या मेरी मशीनरी नहीं बनती सर? तो ये सारे जो खर्चे हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन और टू द एसेट इन यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए नहीं है। तो बेसिकली जो सर एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए खर्चे हो रहे हैं, वहां तक के ही खर्चे आप हमेशा अपनी कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड करोगे। उसके बाद के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे तुम्हें डायरेक्टली किसमें चार्ज करने हैं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। समझ में आया कि नहीं? इसमें जो मैंने एक पॉइंट छुड़वाया वो किसके ऊपर है सर? इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ यूजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पीपी। जैसे सपोज करो, इसमें बहुत, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है? जैसे मेरा एक लैंड है, मैंने जब पढ़ा था तो मैंने भी यही एग्जांपल सुना था। ये मेरा एक लैंड है, ठीक है? ये लैंड है, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी पीपी बना रहा हूँ, बिल्डिंग बना रहा हूँ। सपोज करो क्या बना रहा हूँ? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग इधर अभी इतने पार्ट में मेरे बिल्डिंग का काम चल रहा है, बट इतना पार्ट अभी भी क्या है, पूरा वेकेंट पड़ा है। क्या पड़ा है? वेकेंट। तो मैंने क्या किया, जब तक ये मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, इसके ऊपर इधर 2 बिल्डिंग, तीसरी बिल्डिंग, चौथी बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग, जब तक ये पहली बिल्डिंग हो रही थी, दूसरी का काम चालू होता, तीसरी का, तो मैंने क्या किया, इतने जगह को क्या किस तरीके से दे दिया, कार पार्किंग के लिए यूज करने लग गया, कार पार्किंग सर्विसेज देने लग गया। मैंने क्या किया, कार पार्किंग सर्विसेज देने लग गया। भाई वेकेंट लैंड है, क्या क्या करता हूँ, कार पार्किंग के लिए देता हूँ, कुछ दो कमाई भी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया कि सर इसमें मैंने कार पार्किंग सर्विसेज देना चालू कर दिया मेरे वेकेंट लैंड पे। आओ 50 रुपए दो और अपनी पूरे दिन के लिए कार पार्क करके जाओ। तो कार पार्किंग सर्विसेज देने लग गया। तो सर ये कार पार्किंग सर्विसेज भी तो आपको इनकम हुई सर। तो जैसे कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग के टाइम पे आपको जो इनकम हो रही थी सेल करने से, आपका जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ था उसको सेल करने से, तो आपने उसके इनकम को क्या कर दिया था, कॉस्ट में से माइनस। तो सर क्या आपको ये जो इंसिडेंटल इनकम हुई है, ठीक है, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर पीपी, आपकी पीपी अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में थी, बिल्डिंग पूरी बनी नहीं थी, तो आपने इस जगह को यूज करके कुछ और इनकम जनरेट कर ली। तो सर क्या ये जो इंसिडेंटल इनकम हुई, आपने जो ये अदर इनकम जनरेट की, तो क्या सर ये आपके पीपी की कॉस्ट में से सर क्या ये भी माइनस हो जाएगी सर? क्या डिडक्ट हो जाएगी सर ये? तो इंडिया 16 बोलता है नहीं। इस टाइप की अगर कोई आपने इनकम जनरेट की है, अदर कोई एक्टिविटी करके अगर आपने इनकम जनरेट की है अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग की वजह से अगर कोई इनकम जनरेट हुई है, तो वो माइनस होगी। बट उसके अलावा कोई भी इंसिडेंटल एक्टिविटी करके अगर आपने कोई इनकम जनरेट करी है, तो इंडिया 16 में से साफ साफ बोलता है कि भाई तुम इसे कॉस्ट कॉस्ट ऑफ असेट में से माइनस नहीं कर सकते। इस इनकम को तुम्हें किस में ले जाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर। तो यही पॉइंट इधर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो तुम्हें बाइफिकेशन समझ में आना चाहिए कि अगर हमारी टेस्टिंग टेस्टिंग के टाइम पे अगर कोई इनकम होती है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है और उसको बेच के हमारी कुछ इनकम हो जाती है, वो अपन माइनस कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन पीपी, जैसे बिल्डिंग बन रही है तो आधा लैंड अभी खाली है, उसको मैंने कार पार्किंग सर्विसेज के लिए दे दिया, और सर मेरे को उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हुई, कुछ इनकम जनरेट हुई, तो सर क्या मैं उसे ले लूंगा अपनी कॉस्ट के एसेट में से, कॉस्ट ऑफ एसेट में से माइनस कर दूंगा, डिडक्ट कर दूंगा? तो इधर इंडेक्स 16 साफ साफ बोलता है नहीं। इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंस ऑफ यूजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पीपी, जैसे सपोज करो ये कार पार्किंग सर्विसेज के लिए मैंने एक पर्सन भी हायर किया, ठीक है? ये मेरा पर्सन है, इसको मैंने इधर खड़ा कर दिया, ठीक है? ये एक तरीके गार्ड की तरह है, ये टिकट टिकट काटता है। एक बंदे लोग आते हैं, अपनी कार पार्क करते हैं, 50 रुपए देते हैं, ये टिकट काटता है और वो लोग चले जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं टिकट फिर से दिखाते हैं और वो अपनी कार लेके चले जाते हैं। तो ये बंदे के ऊपर मैंने कुछ खर्चा किया, तो सपोज करो टिकट बेच के मुझे 10,000 रुपए की इनकम हुई, और ये बंदे की सैलरी जो थी वो सपोज करो 5,000 थी। मेरे नेट में कितनी इनकम हो गई? 5,000।
तो ये जो भी तुम्हारी अदर इनकम हुई सर, ये इंसिडेंटल इनकम हुई ड्यूरिंग द अंडर कंस्ट्रक्शन ऑफ माय पीपी, तो सर क्या मैं कॉस्ट ऑफ असेट से माइनस कर दूंगा? नहीं। ना उसका इनकम, ना उसके रिलेटेड कोई भी खर्चा तुम इंक्लूड कर सकते हो, ना एक्सक्लूड कर सकते हो। तो इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंस ऑफ यूजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पीपी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल स्टेटमेंट, और इसे मतलब आप अपनी कॉस्ट ऑफ असेट में से माइनस कर सकते नहीं हो। तो यहाँ तक का जो अपना डिस्कशन था वो आज का खत्म होता है। इससे आगे का अभी अभी अपना सेल्फ कंस्ट्रक्शन, एक्सचेंज, गवर्नमेंट ग्रांट, वो सारी चीजें अपन की बाकी है, ठीक है। तो और भी अपनी डीकमीशनिंग, डेफर्ड कंसिडरेशन, बहुत सारी चीजें बाकी है इनिशियल मेजरमेंट में। तो आगे का इनिशियल मेजरमेंट का जितना भी पार्ट है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं लेक्चर्स को ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहता, 1 घंटा 1.5 घंटे के बीच का लेक्चर बहुत है। उससे लंबा लेक्चर में मेरे टाइम भी परमिट नहीं करता कि मैं उतना रिकॉर्ड कर पाऊँ। और दूसरी चीज, मेरे को लगता भी नहीं कि तुम ज्यादा बोर हो जाओगे, इसलिए मेरे को छोटे छोटे लेक्चर रिकॉर्ड करना ही पसंद भी है। तो अपन आगे का पूरा डिस्कशन जो भी है इनिशियल मेजरमेंट को लेके वो कल करेंगे। और कल अपन के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए रिगार्डिंग दिस टॉपिक। तो प्लीज 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 अच्छे से सारी चीजों को रिवाइज कर देना। कल मैं सारी चीजें पहले रिवाइज करवाऊंगा तुम्हें, और आगे के अपन के कंसेप्ट चालू हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और होप सो आपको बहुत मजा आया होगा आज के लेक्चर के अंदर, आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, आपको चीजें समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट डाउन कर दीजिए अपना डाउट, और आई विल डायरेक्टली आंसर यू इन द कमेंट ओनली। और जब तक मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं बनाता मैं डाउट के लिए, तब तक के लिए अपन कमेंट का ही सहारा लेंगे अपने डाउट सॉल्व करने के लिए। साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए जो अपने सीएमए फाइनल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और सीएफआर के लिए थोड़ा टेंस है, तो भाई उन्हें बता दो कि हाँ, हंस जैन सर आए और वो अपना सीएफआर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग।